हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अराउंड 21 यूनिट्स में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ और हमने 2 मॉक टेस्ट भी कर लिए हैं बायोलॉजी के। आज हम कवर करेंगे मॉक टेस्ट करेंगे हम आज केमिस्ट्री का DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। आपको पता है हमारा जो पेपर होता है DSSB TGT नेचुरल साइंस का, उसमें हमारा 100 मार्क्स का साइंस का पोर्शन आता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन के अराउंड हमारे आते हैं फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से और हमारे 40 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं बायोलॉजी से। 10 क्वेश्चन की हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी होती है। तो आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे और ये DSSB में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग जो DSSB के पेपर हुए हैं उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैंने एक मिक्स रखा है आपके लिए। तो अब देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं और अपना स्कोर मुझे कॉमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जिस पे जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, फिर भी वो अपनी शेप को एकदम मेंटेन रखता है, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता है जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं उसके बावजूद भी। लिक्विड्स में ऐसा होता है, सॉलिड में ऐसा होता है, गैसेस में ऐसा होता है या फिर एरोसोल्स में ऐसा होता है। तो आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो हमें पढ़ने होते हैं, तो हमारा जो सॉलिड होता है ना, वो अपनी शेप को एकदम मेंटेन रखना है। उस पर आप बहुत एक्सट्रीम फोर्स लगाओगे तब जाके उसकी शेप में कोई चेंज आ सकता है, अदरवाइज वो हमेशा अपनी शेप को मेंटेन करेगा। जबकि अगर आप लिक्विड के ऊपर, गैसेस के ऊपर, एरोसोल्स के ऊपर थोड़ी सी भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया तो भी वो अपनी शेप को एकदम मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो आपको पता है जब रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ पर होता है, गैसेस में होता है। उसके बाद हमारे लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होता है और सबसे कम डिफ्यूजन कहाँ पर देखने को मिलता है, सॉलिड में देखने को मिलता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। और अगर यहाँ पर गैस की बात हो रही होती है तो गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, आपकी जो गैसेस होती है ना वो हाईली कंप्रेसिबल हो सकती है, यानी कि आप उनको बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में हमारी जो गैस है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी रखती है, इसीलिए आपको पता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, तो हमारी जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एज स्टेटेड बाय प्रोस्ट। तो प्रोस्ट ने जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट दिया था वो आपको बताना है कि कौन सा है। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by volume. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by heat. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. In chemical substance, the elements are always present in definite proportion by density. तो आपको पता है जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है कि जो हमारे एलिमेंट्स है केमिकल सब्सटेंस में, जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, किसके मुकाबले, उनके मास को जब हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। वॉल्यूम, हीट एंड डेंसिटी की बात नहीं की गई है, हमारे मास की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आपको पता है आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, उसके बहुत सारे पोस्टुलेट है, सारे पोस्टुलेट एकदम करेक्ट है, एक पोस्टुलेट इनमें से करेक्ट नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हमारा जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम्स बुलाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये डाल्टन की थ्योरी का पोस्टुलेट है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो एलिमेंट के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन एटम्स कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, ये गलत बात है, क्योंकि वो किस नंबर में फॉर्म करते हैं, होल नंबर में फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्मॉल रियल नंबर्स में फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन के एटॉमिक पोस्टुलेट को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके 4-5 स्टेटमेंट है और वो सारे स्टेटमेंट आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके से देके पूछा जा सकता है कि कौन सा उसका पोस्टुलेट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू। तो हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर है वहां पर हमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ना है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, नाइट्रोजन तक, मैग्नीशियम तक, कैल्शियम तक या फिर आयरन तक। तो जब हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की गई तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लगाया गया वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल रहा, उसके आगे ये वाला लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो पाता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो सिर्फ कहाँ तक फॉलो होता है, कैल्शियम तक फॉलो होता है, उसके आगे के एलिमेंट इसको फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडली पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर आयंस, the properties of elements are the periodic function of their atomic mass, the properties of elements are the periodic function of their atomicity। तो आपको पता है मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंडलीव का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है मेंडलीव ने क्या स्टेट किया था कि हमारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का नहीं होता, आयन का नहीं होता, एटॉमिसिटी का नहीं होता, मेंडलीव की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको है ना कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इनमें से कौन सा पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, स्लेट लाइम बनाता है और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। यानी कि कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम ब्रोमाइड। तो आपको पता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो क्या बनाता है, CaOH2 बनाता है। तो आपको पता है हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, स्लेट लाइम बनाता है और इस प्रोसेस में ना बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन स्पिनच। तो आपका जो पालक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो आपको पता है हमारा जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, ऑरेंज होता है, लेमन होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। हमारा जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसके अंदर हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है और जो हमारी इमली होती है उसके अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है और जो हमारा टमाटर है और स्पिनच है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड और मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट के साथ क्या बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन। ओजोन गैस रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो आपको पता है जब भी कोई मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और उसके साथ हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कली कौन सा बेस है जो हाईली बेसिक होता है पीएच में, जो सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, हाईली रिएक्टिव होता है या फिर नेवर स्टेबल होता है। तो आपको पता है एल्कली हम किसको बुलाते हैं, हमारे ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर है। तो एल्कली क्या होती है, ऐसा बेस जो पानी में घुल सके उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो आपको पता है हमारे मेटल के है ना बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो डक्टाइल का मतलब होता है उसका अगर आप वायर की फॉर्म में उसको ड्रॉ कर रहे हो ना, उसका आप वायर बना रहे हो तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी कौन सा मेटल शो करेगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या फिर कॉपर। तो आपको पता है जब हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारा जो मोस्ट डक्टाइल मेटल है वो गोल्ड होता है। ठीक है, अगर आप गोल्ड के पतले पतले वायर्स बनाओगे, उसकी डक्टिलिटी को चेक करोगे तो सबसे ज्यादा होती है सारे के सारे मेटल्स को अगर हम देखें तो हमारा जो गोल्ड है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट डैश एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको ऐसे मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं रहता है, किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड की फॉर्म में रहता है। हमारे जो बाकी सारे मेटल है वो तो क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन, मरकरी, गैलियम या फिर सीजियम। तो आपको पता है हमारा एक ही एक्सेप्शन है, जो हमारा मरकरी होता है वो क्या होता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके अलावा गैलियम एंड सीजियम को अगर आप देखोगे ना, इनके बारे में एक स्पेशल बात आपको याद रखनी है, जब भी आप गैलियम एंड सीजियम को रखोगे ना, अपनी हथेली पे रखोगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आपने इनको अपनी हथेली पे रखा
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा मरकरी होता है वो नेचुरली भी हमेशा किस स्टेट में मिलेगा, आपको लिक्विड में मिलेगा, और हमारे जो बाकी सारे मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है वहाँ से एक्सेप्शन से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, और जो हमारा गोल्ड है वो सबसे डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड डैश कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, न्यूट्रल या फिर अनस्टेबल। तो आपको पता है जब हमारा कार्बन लिंकिंग करता है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बुलाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बुलाते हैं। और जब वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जब वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसको हम, उन कंपाउंड्स को हम क्या बुलाते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फेट बाउंड टुगेदर बाय ग्लू। तो कौन से प्रोडक्ट के अंदर इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, मैच स्टिक का हेड बनाने के लिए या फिर कैंडल्स बनाने के लिए। तो आपको पता है जब हम अपनी मैच स्टिक का हेड बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फेट को हम चिपका के रखते हैं ग्लू की मदद से, और वही बर्न करके फायर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज अवेलेबल फ्रॉम हेविया ब्रेंसिलिन्स। तो हेविया ब्रेंसिलिन्स एक प्लांट का नाम है, इससे आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, रेयन मिलता है, पेट मिलता है, नेचुरल रबड़ मिलता है या फिर नायलॉन मिलता है। तो आपको पता है हमारा जो नेचुरल रबड़ है वो हमें किससे मिलता है, एक प्लांट से मिलता है, और ये उसी का साइंटिफिक नेम उन्होंने दिया हुआ है रबड़ प्लांट का, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, नेचुरल रबड़ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके अंदर हमें बहुत सारे टाइप के मॉडल पढ़ने हैं। तो वहां पर है ना एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। तो कौन से वो साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, क्लाउडे थे या फिर डाल्टन थे। तो आपको पता है जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आपको डिफरेंट टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़नी है, उनमें से आपको बताना है सबसे कमजोर फोर्स कौन सी होती है, लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो हमारी जो सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है उसमें सबसे कमजोर होती है हमारी लंडन फोर्स, ठीक है। तो सबसे वीकेस्ट कौन है, लंडन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आपका आयरन है उसके अंदर अगर कोरोजन हो रहा है, डेट्रोइटेशन हो रहा है, आपके जो मेटल्स है वो खराब हो रहे हैं, डेट्रॉइट हो रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कौन से प्रोसेस की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस की वजह से, बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से या फिर बायो इलेक्ट्रिक प्रोसेस की। तो आपको पता है जो हमारा कोरोजन है वो कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे मेटल्स की जो कंडीशन है वो खराब होती चली जाती है, उसके अंदर रस्टिंग देखने को मिल सकती है, कोरोजन देखने को मिल सकता है। जैसे हमारे आयरन के ऊपर क्या देखने को मिलता है, रस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच कॉजेज। तो आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद वो क्या बना दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना दे रहा है, H2SO4, जिसकी वजह से कौन सा फिनोमिना होता है, स्मोक का फिनोमिना, एसिड रेन, बायोमैग्निफिकेशन या फिर यूट्रिफिकेशन। तो आपको पता है हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ऊपर पहुंचते हैं पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो बारिश के साथ हमारा नीचे गिरता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताइएगा कि एसिड रेन का pH क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और एक और प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको आपको बताना है, मिसिंग बताना है आपको कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान एंड नमामि गंगे लॉन्च्ड इन विच ईयर रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है रिस्पेक्टिवली गंगा एक्शन प्लान कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था और नमामि गंगे कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, 2016 और 2014, 2014 एंड 2016, 2014 एंड 1985, 1985 एंड 2014। तो आपको पता है हमारा जो गंगा एक्शन प्लान था वो 1985 में लॉन्च हुआ और नमामि गंगे लॉन्च हुआ 2014 में, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च हुआ 2016 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सोपलेस सोप अमंग द फॉलोइंग। तो हमारी एक ऐसी सोप है जिसको हम सोपलेस सोप बुलाते हैं, तो कौन सी सोप की बात हो रही है? टॉयलेट सोप की बात हो रही है, ग्लिसरीन सोप, मेडिकेटेड सोप या फिर लॉन्ड्री सोप? तो आपको पता है जो हमारी लॉन्ड्री सोप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोपलेस सोप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो आपको पता है जो हमारा हार्ड वाटर होता है ना, उसमें हमारी सोप इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बन जाता है? एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। उस प्रेसिपिटेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टेरेट बुलाते हैं उसे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको पता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट जो फॉर्म होता है इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और सोप है ना हार्ड वाटर में काम नहीं करती है, इसलिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? जब भी आपके पास हार्ड वाटर हो उसमें अगर आपको क्लीनिंग करनी है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है डिटर्जेंट, ठीक है। क्योंकि सोप के साथ तो क्या बना देता है? स्टीरेट बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है और सफाई नहीं हो पाती है हमारे कपड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्लास। तो आपकी मैन मेड मटेरियल जो यूनिट है उससे उन्होंने पूछा कि ग्लास बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड सिलिका ओनली, सोडियम कार्बोनेट एंड लाइमस्टोन ओनली, लाइमस्टोन क्ले एंड जिप्सम ओनली, लाइमस्टोन सिलिका एंड जिप्सम ओनली। तो आपको पता है जब भी हम ग्लास बना रहे होते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए और सिलिका भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड मेजर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन सीमेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो सीमेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? जिप्सम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो जब मैंने आपको मैनमेड मटेरियल यूनिट पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारे सीमेंट का। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट में। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।